हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी देश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। यानी राष्ट्रवाद एक, जब हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जग जाएगी तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो जब हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगेगी तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो हमें इस यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है मेरे दोस्तों, कहते हैं यूरोप में एक महादेश है। तो महादेश में बहुत सारे छोटे छोटे देश होंगे, जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, बहुत सारे देश होंगे। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रांस की क्रांति। आप लोग राष्ट्रवाद का मतलब है ना, ये क्रैश कोर्स है, तो आप लोगों को शॉर्ट में ही बता देती हूँ। तो राष्ट्रवाद पहले एक फिर से बताते, देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी देश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हो, या आपको ज्यादा अच्छे से बुक्स के अनुसार लिखना तो आप ऐसे लिखोगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवेश में एकता का वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो फ्रांसीसी क्रांति जो था वो 3 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 3 बार। पहला हुआ था 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, फिर 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, फिर 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तीनों के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति का कारण सबसे पहले जानते हैं, उसका क्या कारण था। तो पहले बताइए, जब कोई क्रांति होगी तो सबसे पहला बात होगा कि वहां का जनता अपने राजा से मतलब कहते हैं असंतुष्ट होगा, तभी ना क्रांति होगी। तो और असंतुष्ट कब होगा? जब वहां का राजा निरंकुश होगा। तो सबसे पहला वहां का कारण वहां राजतंत्रात्मक शासन था, यानी वहां के राजा का शासन था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो वहां राजतंत्रात्मक शासन था। फिर दूसरा, वहां का राजा लुई सलावा एक निरंकुश शासक था। क्या था? निरंकुश शासक था। फिर वहां 175 वर्षों तक स्टेट जनरल गवर्नर की बैठक नहीं हुई थी। क्या हुई थी? बैठक नहीं हुई थी। फिर वहां के लोग कर के बोझ से दबे जा रहे थे। मतलब वहां के लोग जो टैक्स वहां के राजा था वो बहुत ज्यादा लेता था, तो कर के बोझ से वो दबे जा रहे थे। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो उस क्रांति का परिणाम क्या निकलता है? गणराज्य की स्थापना हो जाती है। गणराज्य यानी गणतंत्र, गणराज्य की स्थापना हो जाती है। फिर लुई सलावा को फांसी दे दी जाती है। तो लुई सलावा को फांसी कब दी जाती है? तो 1793 ईस्वी में। कब दी जाती है? 1793 ईस्वी में। और वहां का संविधान कब लागू होता है? तो 1791 ईस्वी में। अब हम लोग जानते हैं पहले नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन, वो कह सकते हैं आप यहाँ, ये हीरो था। ठीक है, तो नेपोलियन जो था 1804 ईस्वी तक से 1815 तक के युग को नेपोलियन युग कहते हैं। ठीक है, तो फ्रांस का जब राजा को फांसी दी गई तो वहां का राजा कौन बनेगा? तो वहां नेपोलियन जो था वह फ्रांस का राजा बन गया था 1804 ईस्वी में। और 1804 ईस्वी में उसने नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता बोले तो वो लागू कहते नियम कानून बनाया। वो नेपोलियन ने बनाया था, तो नेपोलियन संहिता नाम रख दिया। तो 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा नेपोलियन बन जाता है। फिर वहां नेपोलियन संहिता लागू करता है। और नेपोलियन ना बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, मतलब सभी वर्गों को बहुत अच्छे से, मतलब वहां सभी सुविधा दी जाती है। और फिर 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का एक युद्ध होता है उसमें नेपोलियन हार जाता है। तो मित्र राष्ट्रवाद जो होते हैं, आप लोग जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध में जो था मित्र राष्ट्रवाद। तो मित्र राष्ट्रवाद जो होते हैं नेपोलियन को सेंट हेलेना नामक टापू पर कैद कर देते हैं। तो 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मौत हो जाती है। तो यही था नेपोलियन युग के बारे में। हमने फ्रांस की क्रांति के अनुसार अभी और भी नेपोलियन के बारे में जाना, आगे भी जानना है, पर अभी फ्रांस की क्रांति में तो इसलिए हम पढ़ रहे। फिर जब 1815 ईस्वी में नेपोलियन हार जाता है तो मित्र वहां के जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया कहते हैं, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था वो एक प्रतिक्रियावादी शासक था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। और मेटरनिक कैसा शासक था? तो प्रतिक्रियावादी था। उसे जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था।
वह सिर्फ अपना ही सुख देखता था। क्या करता था? अपना ही सुख देखता था। तो सबसे पहले मेटरनिक ने जो गणराज्य की स्थापना होने वाली थी उसको उसमें वियना सम्मेलन के द्वारा रोक लगा दिया। तो वियना सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की स्थापना हुई थी। तो आप लोग से पूछा जाएगा एग्जाम में कि वियना सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो वियना सम्मेलन की कहते हैं, वियना सम्मेलन के द्वारा जो कहते हैं, हाँ, वियना सम्मेलन के द्वारा वहाँ पुनः राजतंत्र स्थापित हो गया था। तो वहाँ और हाँ, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी, इसलिए इसका नाम वियना सम्मेलन कहा जाता है इसे। तो वहाँ फ्रांस में तो पुनः राजतंत्रात्मक शासन आ गया। फिर वहां का राजा बनता है चार्ल्स एक्स। कौन बनता है? चार्ल्स दसम। तो चार्ल्स दसम जो था वो भी एक निरंकुश शासक ही था। तो 1830 की क्रांति के बारे में अब हम जानेंगे। तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वहां का पहले तो लिखेंगे चार्ल्स एक्स निरंकुश शासक था। उसने अपना प्रधानमंत्री प्रतिक्रियावादी पोलीगिनेट को बनाया था। वहां का जो प्रधानमंत्री था ना, पोलीगिनेट था। तो पोलीगिनेट भी प्रतिक्रियावादी शासक था और चार्ल्स एक्स भी एक निरंकुश शासक था। तो पोलीगिनेट ने संवैधानिक, आर्थिक, वैधानिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं किया। फिर अभिजात वर्गों को वह साथ देता था। तो उदारवादी लोग जो थे उन्होंने पोलीगिनेट का विरोध किया। उदारवादी आप कह सकते हो, गरीब लोग जो थे उन्होंने पोलीगिनेट का विरोध किया। तो कहते हैं फिर पहले गृह युद्ध शुरू हो गया था। फिर जुलाई 1830 में फ्रांस की दूसरी क्रांति होती है। कब होती है? जुलाई 1830 में फ्रांस की दूसरी क्रांति होती है। तो आप लोग समझे फ्रांस की दूसरी क्रांति का कारण क्या क्या था? तो अब हम लोग जानेंगे फ्रांस की क्रांति का फ्रांस की 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम। तो 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका परिणाम ये हुआ कि चार्ल्स एक्स गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। फिर वहां पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। राजतंत्र ही वहां रह गया, लेकिन संविधान से चलने वाला राजतंत्र आ गया। ठीक है। अब जानते हैं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण। तो 1848 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम हम लोग भी देख रहे थे ना। हाँ, तो वहाँ का एक नया राजा बनता है। जब चार्ल्स एक्स गद्दी छोड़कर भाग गया तो वहाँ का एक नया राजा बनता है अलेयंस वंश का। कौन बनता है? अलेयंस वंश का लुई फिलिप। चार्ल्स एक्स कौन सा वंश का था? बुर्बा वंश का। मैं आप लोगों को बताना भूल गई। चार्ल्स एक्स, लुई सोलावा, ये सब बुर्बा वंश के शासक थे। अब यहाँ पे नए वंश की स्थापना होती है अलेयंस वंश का, जिसका नाम था लुई फिलिप। वो राजा बन जाता है। फिर अब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण देखते हैं। तो दोस्तों 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें लुई फिलिप जो था उसकी कमजोर नीति थी। क्या थी? नीति उसकी कमजोर थी। उसकी नीति बहुत कमजोर थी। तो और लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री प्रतिक्रियावादी गीजो को बनाया था। किसको बनाया था? गीजो को। गीजो जो था वो पूंजीपति वर्गों के साथ रहता था। गीजो जो था पूंजीपति वर्गों के साथ रहता था। और जब वहां पे शासन कर रहा था लुई फिलिप, तो वहाँ गरीबी, भूखमरी बहुत तेजी से बढ़ गई। क्या हो गई? बहुत तेजी से बढ़ गई। तो 1848 में फिर से सभी जनता ने मिलकर क्रांति किया था। क्या किया था? क्रांति किया था। तो 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसका फिर परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि लुई फिलिप भी गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। फिर वहां गणराज्य की घोषणा हो गई
और वहाँ पे 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मत देने का अधिकार और रोजगार का अवसर प्रदान करने का घोषणा किया गया। ठीक है, तो 1848 की क्रांति के बाद। तो ये था हम लोग का फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोगों ने जाना। एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों हम लोग का फ्रांस की क्रांति खत्म हुई। अब हम लोग जानते हैं इटली के बारे में। ठीक है, अब हम इटली का एकीकरण करेंगे। क्या करेंगे? इटली का एकीकरण करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इटली जो था, इटली का एकीकरण का पहले कारण देखते हैं। इटली का एकीकरण जो था वो क्यों नहीं हो रहा था, उसका कारण देखते हैं। तो पहला तो इटली बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अब जब इतना बड़ा इटली को इतना छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तो इसको मिलाने में बहुत कठिनाई होगी। तो यही एक समस्या थी कि इटली बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। फिर इटली में ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे विदेशी का हस्तक्षेप था। मतलब वो लोग उस पर कब्जा जमाए हुए थे। कुछ भाग इटली का फ्रांस के पास था और कुछ भाग ऑस्ट्रिया के पास था और बहुत सारे राज्यों में विभक्त था। फिर तीसरा भाग में राष्ट्रवाद का अभाव था। क्या था? राष्ट्रवाद का अभाव। तो इस 3 कारण था जिसके कारण इटली का एकीकरण नहीं हो रहा था। तो हम लोग जानते हैं इटली का एकीकरण में सहायक तत्व। तो हम लोगों ने कारण तो जान लिया, तो अब इटली का एकीकरण का सहायक तत्व भी होगा ना। इटली का एकीकरण सहायक तत्व क्या था? तो हम लोग जानेंगे इटली का एकीकरण में सहायक तत्व। इटली के एकीकरण का सहायक तत्व। ठीक है, इटली का एकीकरण के जो सहायक तत्व है, सबसे पहला था कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। क्योंकि फ्रांस के जस्ट बगल में ही, इंडिया मैप में देखोगे तो फ्रांस के जस्ट बगल में ही इटली है। तो इटली को भी पता चला कि एक जनता के कारण ही सिर्फ इतने शक्तिशाली राज्य को हटा दिया गया। तो ये तो आश्चर्यजनक बात हो गई थी। तो कहते हैं तो इटली ने सोचा कि जब वो कहते हैं फ्रांस कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो फ्रांस ने कहते हैं, हाँ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का सहायक तत्व था, ये सहायक हुआ था इसमें। फिर क्या हुआ था? मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। क्या था? मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिख जो था वो प्रतिक्रियावादी नीति। जैसा होता है ना, कोई काम आपको मना किया जाएगा कि आप ये काम नहीं करिए, तो लोग उसके प्रति और उत्तेजित होंगे और करना चाहेंगे कि हम ये काम करेंगे, ऐसा होता है ना। तो वही मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। फिर जो था इटली की विजय शक्तियों के बाद नेपोलियन ने इटली को 3 गणराज्य में विभाजित कर दिया। सिस्पाइन, लिगुनियन, ट्रांसपैरेंट। मतलब इटली जो था उस पर कुछ भाग पर नेपोलियन ने भी कब्जा किया था, तो उसे 3 भागों में बांट दिया था, सिस्पाइन, लिगुनियन, ट्रांसपैरेंट। तो ये आसान हो गया था उन लोगों के लिए। ठीक है, फिर और हो गया क्या? इटली का एकीकरण सहायक तत्व। रुकिए, हाँ, फिर मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्दी का योगदान था। तो हम लोग जानते हैं मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्दी ने क्या क्या किया। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद पहले जानते हैं मेजनी के बारे में। तो मेजनी था एक साहित्यकार, गणतांत्रिक, लोकतंत्र का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक, लोकतंत्र का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। ठीक है, मेजनी जो था कार्बोनरी नामक गुप्त दल से संगठित था। कहाँ से संगठित था? कार्बोनरी नामक गुप्त दल से संगठित था। वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। तो ये इटली का एकीकरण के लिए सबसे पहले इटली आता है, तो वहां पे मेटरनिख उसका विरोध करता है। ठीक है, और हाँ, एक चीज आप लोगों को बताना भूल गई दोस्तों, वहां पे एक और कारण था इटली का एकीकरण नहीं होने का। एक और कारण था कि वहां पे एक जो पोप था, उसकी इच्छा थी कि इटली का एकीकरण वह स्वयं करे। वह इटली को एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना चाहता था, इसलिए वे भी एक
समस्या के रूप में था। तो सबसे पहले मेटरनिक जब मेजनी आता है इटली का एकीकरण करने के लिए, तो मेटरनिक उसका विरोध करता है। तो मेजनी में थोड़ा मतलब मेजनी जो था वहां से पलायन हो जाता है और 1831 ईस्वी में वो यंग इटली की स्थापना करता है। क्या करता है? 1831 ईस्वी में यंग इटली किसकी स्थापना करता है? यंग इटली की स्थापना करता है। वही देखेंगे 1834 ईस्वी में वो यंग यूरोप की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? 1834 ईस्वी में वो यंग यूरोप की स्थापना करता है। ठीक है, तो यंग इटली की स्थापना हो गई, यंग यूरोप की स्थापना हो गई। जो था मतलब जो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी वो चाहता था कि पूरे यूरोप को ही एक कर लेगा, पर वो कोशिश करता है। तो जहां वो काफी हद तक यंग इटली और यंग यूरोप की सहायता से काफी हद तक इटली का एकीकरण में सफल होता है, कुछ हद तक काफी सफल होता है मेजनी। ठीक है, तो मेजनी की किस्सा कहानी यहीं तक था। और भी था मेजनी के बारे में, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहीं तक था। ठीक है, तो वो यंग इटली की स्थापना करता है, यंग यूरोप की स्थापना करता है मेजनी, यहीं तक उसका इम्पोर्टेंट है। फिर काउंट काबूर के बारे में जानते हैं। काउंट काबूर जो था सार्डिनिया और पिडमाउंट, इटली के दो क्षेत्र है सार्डिनिया और पिडमाउंट, वो दोनों को एक कर दिया गया था ऑस्ट्रिया के द्वारा। ऑस्ट्रिया जो था सार्डिनिया और पिडमाउंट को एक कर दिया था। तो सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक जो था एक विक्टर एमोलियन था। कौन था? विक्टर एमोनियल। तो विक्टर एमोनियन ने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर जो था एक राष्ट्रवादी और कूटनीतिक था, मतलब कि उसे ये अच्छे से ज्ञात था कि किससे कब संधि करना है, किससे कब दोस्ती करना है, किससे कैसे युद्ध करना है, उसे इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से नॉलेज था। ठीक है, तो काउंट काबूर जो था इटली का एकीकरण करना चाहता। तो काउंट काबूर ने सबसे पहले सिसिली और नेपल्स, एक मिनट, हाँ, काउंट काबूर जो था इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया को मानता था। किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। तो वह क्या करता है, क्रीमिया का युद्ध, जब फ्रांस के साथ क्रीमिया का युद्ध हो रहा था, तो वह बिना कोई फ्रांस जबकि कोई सहायता नहीं मांगता है, तो फिर भी काउंट काबूर फ्रांस की मदद करता है क्रीमिया के युद्ध में। तो जब मदद करता है फिर बाद में वो मदद लेता है कि हमने तुम्हारी क्रीमिया के युद्ध में मदद की, अब तुम हमारे से ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने में मदद करो। तो फ्रांस जो है कहते हैं, क्या नाम है उसका? काउंट काबूर। हाँ, फ्रांस काउंट काबूर के साथ मिलकर के ऑस्ट्रिया पर जाकर हमला कर देता है। क्या करता है? ऑस्ट्रिया पर जाकर हमला कर देता है। तो जब ऑस्ट्रिया पर वो फ्रांस हमला कर देता है दोस्तों, तो वहां पे दो राज्य था कि फ्रांस भी था और काउंट काबूल था, दोनों था। और वहाँ ऑस्ट्रिया अकेला था, तो बेचारा वो हार जाता है। और जो जीते हुए क्षेत्र थे, जैसे जो ऑस्ट्रिया ने हथियार लिए थे उसको वापस लेके एकीकरण करता है। वैसे कर करके सबसे वो संधि करके 1861 ईस्वी तक दक्षिण इटली का नहीं, हाँ, पहले सुनिए, जब वो युद्ध करके एकीकरण करता है तो वो फ्रांस को युद्ध में मदद करने के बदले जो अपना पहले एकीकरण करता है, फिर सिसिली और नेपल्स नाम के दो क्षेत्र फ्रांस को दे देता है। ठीक है, और जो काउंट काबूल होता है जो सिसिली नेपल्स के जो दो क्षेत्र थे उन लोगों को भड़का देता है, तो वहां के लोग भी विरोध करने लगते हैं। तो फ्रांस से फिर युद्ध करता है। तो फिर नहीं, फ्रांस से युद्ध नहीं करता हूँ, सिसिली नेपल्स को फ्रांस को ही दे देता है। सॉरी, फ्रांस से युद्ध नहीं करता, सॉरी, माय मिस्टेक। फ्रांस से युद्ध नहीं करता है वो, सिसिली नेपल्स नाम के दो क्षेत्र दे देता है। फिर इसी तरह से वो 1860 से 61 ईस्वी तक में वह दक्षिण इटली को पूरी तरह से एकीकरण कर देता है। बस सिसिली, नेपल्स और रोम, इन तीनों बाकी था। तो अब आता है गेरिबाल्डी। ठीक है, तो गेरिबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। कौन था? नाविक, वो नाव चलाने वाला था। तो गेरिबाल्डी ने गेरिबाल्डी इटली का एकीकरण करना चाहता था। तो वह इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहले सिसिली और नेपल्स
नेपल्स पर आक्रमण किया और वहां एकीकरण की स्थापना की थी। फिर वो रोम पर हमला करने के लिए गया। तो रोम पर जब वो हमला करने गया तो काउंट काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना को भेज दी। तो वहीं पर काउंट काबूल और गेरिबाल्डी की भेंट हुई। तो जब दोनों मिलता है, अब दोनों में बातचीत होता है कि हाँ हम इटली का एकीकरण कर रहे, तो बोलता है हम भी तो इटली का एकीकरण नहीं कर रहे। तो दोनों इटली का कॉन्वर्सेशन होता है, तो अब दोनों इटली का एकीकरण नहीं कर रहे होते। तो गेरिबाल्डी जो था बिना किसी संधि या बिना किसी युद्ध के सारा जीता हुआ जो भी क्षेत्र था वो सारा काउंट काबूल को दे देता है। फिर दुर्भाग्यपूर्ण 1862 ईस्वी में काउंट काबूल की मृत्यु हो जाती है। तो जब फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध में जब व्यस्त हो जाता है तो फ्रांस रोम पर आक्रमण करके रोम को अपने साथ मिला करके रोम को अपनी राजधानी घोषित कर देता है। इस तरह से इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। ठीक है। इटली का एकीकरण इस प्रकार पूर्ण हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे जर्मनी का एकीकरण। एक सेकेंड। तो दोस्तों हम लोग अब जर्मनी का एकीकरण करेंगे। क्या करेंगे? जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण का सबसे पहले हम लोग कारण जानते हैं। तो जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। 300। अब सोचिए 300 जब राज्य में विभक्त रहेगा, इतना बड़ा बड़ा राज्य, अब वो इतने बड़े राज्यों को कहते एकीकरण करना पॉसिबल है? बताइए। बहुत मतलब मुश्किल था, पॉसिबल नहीं, बहुत कठिन था। तो 300 बड़े छोटे राज्यों में विभक्त था। फिर इटली के जो दक्षिण में था वो कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे और इटली के जो उत्तर में था वो प्रोटेस्ट धर्म के लोग रहते थे। दोनों में धर्म में बंटवारा हुआ था। फिर वहाँ राष्ट्रवाद का अभाव था। क्या था? राष्ट्रवाद का अभाव था। अब हम लोग जान रहे हैं जर्मनी का एकीकरण। तो हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। यहाँ जर्मनी का एकीकरण, क्या हम लोग लिख रहे हैं? जर्मनी का एकीकरण। तो हम लोग अब जर्मनी का एकीकरण करने वाले। ठीक है। तो जर्मनी का आपने वो कारण जान ली। जर्मनी 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। जर्मनी के उत्तर में प्रोटेस्ट और दक्षिण में कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे। तीसरा था वहाँ राष्ट्रवाद के लोगों का अभाव था। ठीक है। ये 3 कारण थे। फिर अब जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो 1906 ईस्वी में जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वहाँ पे जर्मन राजराज संघ का निर्माण करता है, यानी कुछ क्षेत्र को एकीकरण करके जर्मन राजराज संघ का निर्माण करता है। फिर 1834 ईस्वी में जालबेरी नामक संस्था का निर्माण होता है। वो संस्था व्यापारियों की संस्था थी जिसमें पूरी जर्मनी